हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसमें हर एक पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप अपने एग्जाम में उससे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो देखिए। जो भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको पीडीएफ थोड़े से टाइम के बाद आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और इसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं उनको देखते हैं, समझते हैं और आगे के आने वाले वीडियो में भी आगे आने वाले जितने भी चैप्टर उसको इसी तरीके से हम आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो आप पहले चैप्टर के नाम से समझ पा रहे होंगे कि हमारे परिवेश के पदार्थ का मतलब होता है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, आखिर उन्हें हम पदार्थ क्यों कहते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है कि उनको हम लोग पदार्थ कहते हैं, कोई और चीज़ नहीं कहते हैं। तो इन चीज़ों को आइए सबसे पहले समझते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो कोई भी वस्तु स्थान घेरता है, जगह छेकता है, या उसमें कुछ भार होता है या उसका कुछ आयतन होता है और जो अवरोध को उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि ये आपका कलम है, तो ये कलम भी क्या है, एक पदार्थ है। एक कॉपी है, वो भी आपका क्या है, एक पदार्थ है। हमारा शरीर, आपका शरीर, वो भी आपका पदार्थ है। तो इन लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, बर्फ हो गया, स्टील हो गया, ये सारे के सारे जो चीज़ हैं वो पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनेशन लिखेंगे कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उसे क्या हम लोग बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब पदार्थ में कुछ ऐसे भी पदार्थ आते हैं जिन्हें हम लोग द्रव्य के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो द्रव्य है और ये जो द्रव्य है दोनों में डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चूना की बात करें या चीनी की बात करें, ठीक है, चीनी क्या है, एक द्रव्य है। द्रव्य किसको कहेंगे, द्रव्य उसे कहते हैं जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से किसी अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप चीनी को देखिए, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है द्रव्य। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पदार्थ किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था, या बोलते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति। इसका प्रकृति क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। ठीक है, प्रकृति का मतलब गुण भी हो सकता है। तो पदार्थ के गुण क्या होते हैं इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले कहता है कि पदार्थ कणों का बना होता है। कणों कहने का मतलब, पदार्थ कणों का मतलब क्या होता है, तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे महीन महीन कणों से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, तो ये पेन है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ जब जुड़े हैं तो इतना बड़ा कलम का निर्माण किया है। अगर इसमें छोटे छोटे पार्टिकल नहीं जुड़े हुए होते तो ये कलम निर्माण नहीं होता। ठीक है, अगर हम इस बुक की बात करें, इस पेज की बात करें, तो इस पेज में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के ही, बहुत छोटे छोटे कण मिलकर ही ये पुस्तक का निर्माण हुआ है, ये पेज का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे के पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। तो देखिए आगे का जो पॉइंट है वो कहता है कि जो पदार्थ है उसके कण जो होते हैं वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इसको एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए यहाँ आप समझ सकते हैं, एक बिलियन है, ठीक है, और इस बिलियन में मान लीजिए चीनी डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, चीनी। अब यहाँ पे चीनी जब डाल दिया जाता है तो चीनी घुल जाता है, और घुलने के बाद उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो कण है वो इतना छोटा छोटा हो जाता है कि हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ है उसके कण वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण के रूप में ये बिखरे होते हैं या सूक्ष्म कण के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब आगे का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो पदार्थ के कण हैं
जो पदार्थ के छोटे छोटे जो कण हैं वो अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत कहने का मतलब वो रुकते नहीं हैं, हमेशा वो गति करते रहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, आप सेंट छींटते हैं, आप खाना बनाते हैं, तो इन सारे चीज़ों का सुगंध किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी चला जाता है। आपसे कुछ दूरी पर व्यक्ति रहता है उसके पास भी चला जाता है। इससे यह साबित होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, हमेशा वो गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो पॉइंट्स आता है वो ये कहता है कि अगर आप जो पदार्थ के कण हैं उसमें अगर ताप बढ़ाएंगे, ताप करने का मतलब आप उसे गर्म कीजिएगा, तो उसके जो कण का वेग होगा वो और भी तेजी से वृद्धि करेगा। जैसे आप खाना बनाते हैं तो दूसरे जगह पर इसका सुगंध बहुत आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप गर्म करते हैं। लेकिन उसी चीज़ को जब आप ठंडा कर देते हैं खाना को, तो उसका सुगंध दूर तक नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण का वेग है वो कम हो जाता है। कब? जब वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित का मतलब क्या, इसका मतलब हुआ तो एक दूसरे को आपस में वो खींचे हुए रहते हैं, आपस में सटाए हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये सटाता क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि ये पेन है, अगर इसके कण आपस में सटे नहीं रहते तो ये इस तरीके से निर्माण नहीं होता, कुछ यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ होता। ठीक है, कुछ इधर उधर क्या होता, बिखरा हुआ रहता, जिसके कारण ये पेन का निर्माण नहीं होता। अगर एक कागज़ है और कागज़ के जो कण हैं वो छितरे हुए रहते, इधर उधर बटे हुए रहते, तो ये पूर्ण रूप से पेज का निर्माण नहीं होता। तो इससे यह साबित होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और एक दूसरे को आकर्षित करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है, तो आप बोलेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का जो आकर्षण बल कार्य करते रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल। तो आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में और भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे आप ईंटा को तोड़ेंगे तो वो इजीली टूट जाएगा। ईंटा को तोड़ेंगे तो आप इजीली टूट जाएगा, लेकिन आप लोहे के कील को तोड़ेंगे तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत होता है। तो इससे ये पता चलता है कि उनके कण एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोगों का पॉइंट आता है वो ये आता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह होता है। खाली जगह कहने का मतलब क्या है, तो जैसे आप कोई पानी में, किसी भी तरीके का पानी हो, उसमें आप चीनी को डालते हैं तो वो घुल जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो घुल जाता है, चीनी के कण लुप्त हो जाता है। तो क्या पानी में कुछ खाली स्थान रहा तभी तो उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो कण है वो लुप्त हुआ ना। अगर उसमें खाली स्थान रहने की कोई जगह नहीं होती तो क्या वो घुल पाता? नहीं। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे भी और समझ सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, पत्थर है। ठीक है, और पत्थर में आप ईंट को घोलिएगा तो क्या वो घुलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वो नहीं होता है, नगण्य होता है। ठीक है, लेकिन पदार्थ में, सभी पदार्थ, यहाँ पे तीनों की बात किया जा रहा है, ठोस, द्रव और गैस, तो तीनों में जो द्रव है उसमें ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ हैं, पदार्थ के गुण हैं कि पदार्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या क्या उनमें पाया जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोगों का पॉइंट्स आता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम दिए हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी अब हम लोग यहाँ पे पदार्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन से जो वस्तु है वो कौन से पदार्थ के अंतर्गत आता है और कौन से वस्तु किस पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो अगर सामान्य तौर पर कहें तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका ठोस है, सेकंड आपका द्रव है और थर्ड आपका गैस है। ये 3 पार्ट में पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। अब ठोस की बात करें तो ठोस आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपके शरीर में हड्डी है, ठीक है, आपके शरीर में दांत है, तो ये सभी क्या है, ठोस हैं। ये सभी क्या है, ठोस है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं
कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फिर उसके बाद आपके शरीर में रक्त है यानी खून है, तो खून क्या है, द्रव है। द्रव के मतलब क्या होता है कि जिसका आकार और आयतन क्या हो, जिसका आकार क्या हो, निश्चित नहीं हो लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से, उसको द्रव। अब फिर गैस, गैस जो हम लोग हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो गैस का ना आकार ही निश्चित होता है और ना आयतन ही निश्चित होता है। क्या आप सांस लेते हैं तो उस समय आप देख पाते हैं कि कितना आकार का आप सांस ले रहे हैं, नहीं ना, तो यही चीज होता है गैस। ठीक है, तो आप तीनों चीज़ों को यहाँ पे समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ठोस को ऐसे दिया है, द्रव को ऐसे और गैस को इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो ठोस पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसको पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट के नाम से जाना जाता है, और पदार्थ को तो इजीली हम लोग मैटर के नाम से जानते ही हैं। ठीक है, तो ठोस पदार्थ अभी हमने आपको समझाया कि इसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं और ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, वो काफ़ी मतलब इतना नज़दीक होते हैं कि उनके बीच जो रिक्त स्थान है वो नहीं होता है, खाली जगह नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आइए प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि ठोस पदार्थ के क्या क्या सामान्य गुण हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में देखिए कहता है कि इसकी जो आकृति आयतन है वो निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब एकदम कांस्टेंट होता है, नहीं ये घटता है और नहीं बढ़ता है। ठीक है, इनके जो बीच में है, इनके पदार्थों के बीच में, तो वो क्या होता है, जो अंतराणु का स्थान है, अंतराणु कहने का मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, और इसमें जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप पुस्तक को देख सकते हैं, रबड़ बैंड को देख सकते हैं, चीनी और नमक को देख सकते हैं, मेज को देख सकते हैं। ये सभी क्या है, ठोस पदार्थ है, क्योंकि इनके आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे का पॉइंट्स आता है जिसको हम लोग डेंसिटी, घनत्व के नाम से जानते हैं। तो अभी घनत्व क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो बहुत ऊंच होता है। बहुत ऊंच कहने का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अब घनत्व किसे कहते हैं, तो घनत्व वो होता है जो किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान को बताता है। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान को जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। आप फार्मूला को जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आयतन है उसको किस चीज़ में मापा जाता है, तो आप बोलेंगे घन मीटर में, मीटर क्यूब में मापा जाता है, या इसे लीटर में भी व्यक्त किया जाता है। अगर घनत्व की एसआई मात्रक की बात करें तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर एक घनत्व का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स में बढ़ते हैं ठोस के गुण में ही, जिसमें अगला पॉइंट्स आता है वो कहता है द्रवनांक और क्वथनांक। क्या कहता है, द्रवनांक और क्वथनांक। तो देखिए द्रवनांक, और जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए द्रवनांक कहने का मतलब जिस पर द्रव जम जाता है, क्वथनांक के मतलब जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब द्रव के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और समझाया गया है, और हम भी वहाँ पे आपको समझाएंगे। तो आगे इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे कि द्रवनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि ठोस पदार्थ के जो द्रवनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो प्राय उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप ठोस पदार्थ को जब जमाएंगे या उसे पिघलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसे उबालेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे इसके द्रवनांक और क्वथनांक को लेकर के बात किया है। ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे 3 पॉइंट। अगला जो पॉइंट आता है नंबर 4 पॉइंट में, वो ये कहता है कि जो ठोस पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है और दृढ़ होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा क्या है, ठोस पदार्थ है। तो ये तो हमें ये जो है वो कठोर तो है ही, साथ में दृढ़ है, सख्त है। तो ये चीज़ होता है ठोस पदार्थ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक दूसरे को परस्पर बांधे रहता है। ठीक है, संपीड्यता,
संपीड्यता का मतलब होता है कि आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं दाब बढ़ा करके। जब दाब आप बढ़ाएंगे तो क्या ये घटेगा या सिकुड़ेगा, और जब आप दाब छोड़ेंगे तो बढ़ेगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ठोस पदार्थ का जो संपीड्यता है वो असंपीड्य होता है। आप इसे न दबा सकते हैं, न ही इसे दबा करके बढ़ा सकते हैं, और न ही दबा करके इसे घटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि पाव रोटी या स्पंजी क्या इसमें संपीड्यता पाई जाती है, तो आपका जवाब यहाँ पे हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ठोस पदार्थ ही है, लेकिन ये अपवाद में है जिसमें क्या होता है, जो संपीड्यता है वो पाया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है फ्लो। फ्लो का मतलब बहाव। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप ठोस पदार्थ को ऐसे छोड़ दिए तो ये आसानी से पिघलेगा नहीं, आसानी से बहेगा नहीं, इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आता है प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन का मतलब क्या होता है कि जब इसे आप गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो ना ही ये बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप जब पत्थर को गर्म करेंगे तो उसका जो लंबाई है या उसका जो मोटाई है ना वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा। तो ये ठोस पदार्थ का होता है, और अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, फिर से वो अपने स्टेट में यानी अपने अवस्था में आ जाता है। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है उधर्वपातन। उधर्वपातन क्या है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो उधर्वपातन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई ठोस पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो द्रव में परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधे वाष्प में हो जाएगा। और उस वाष्प को ठंडा करिएगा तो बिना द्रव के परिणत हुए वो ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उधर्वपातन। समझ में आया। जब आप गर्म करेंगे तो वो द्रव नहीं बदलेगा, सीधे गैस बनेगा, और जब आप ठंडा करेंगे तो द्रव नहीं बनेगा, वो द्रव में परिणत हुए बिना यानी द्रव में परिणत नहीं होगा, वो सीधे डायरेक्टली ठोस में मिल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उधर्वपातन। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो पाया होगा। अब आगे का पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल दिया है जो उधर्वपातन का है। आज हमने कम्युनिटी में क्वेश्चन भी डाला है, तो आप लोग वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहा जाता है, आयोडीन, कपूर, नेप्थेलिन, शुष्क बर्फ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप भी कहते हैं, वो ऐसे पदार्थ हैं जो उधर्वपातन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक और इसका पॉइंट रह गया है जिसको हम लोग विसरण का नाम देते हैं, जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है इंग्लिश में। ये क्या होता है, इसमें वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। द्रव के कण एक दूसरे में प्रवेश कर जाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कॉपर रखा हुआ है तो वो जिंक से अभिक्रिया बहुत दिनों के बाद अगर उसको सटा करके छोड़ दिया जाए तो वर्षों के बाद वो दोनों आपस में एक बन जाते हैं, वो एक दूसरे से सट जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है विसरण। तो विसरण भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे का जो पॉइंट देखेंगे उसका नाम है पदार्थ की द्रव अवस्था, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो द्रव क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कि इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। जैसे कहने का मतलब है कि ठोस के कणों के बीच जो अंतरा अनुकाकर्षण बल है वो ठोस की तुलना से क्या होता है, बहुत कम होता है। ठोस में जो अंतरा अनुकाकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, तभी वो एक दूसरे को सटा करके रखता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कम पाया जाता है। और इसके कुछ गुण भी हैं, तो आइए गुण को डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि द्रव के समान गुणों की चर्चा कीजिए, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट में आता है आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। तो कहता है कि द्रव की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी आयतन की बात करें तो वो निश्चित होती है। ये इसका गुण है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक गिलास पानी है,
जब एक गिलास पानी को आप थाली में डालेंगे तो वहाँ पे उसकी आकृति गिलास जैसा नहीं रहेगा, वो थाली का रूप ले लेगा। लेकिन अगर एक गिलास में अगर 250 ml पानी है तो थाली में भी वो 250 ग्राम ही होगा, लेकिन उस समय जो उसका आयतन होगा वो थाली के जैसा हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आकृति निश्चित नहीं होने का पीछे क्या रीजन है, और उसका जो आयतन है वो निश्चित होता ही है। अगला जो पॉइंट्स आता है उसे हम लोग यहाँ पे नाम दिए हैं घनत्व, इंग्लिश में इसे डेंसिटी कहा गया है। तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस के रूप के घनत्व से कम होता है, और घनत्व को हमने बहुत डिटेल से आपको पीछे समझाया है कि घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसे मापा कैसे जाता है। ठीक है, अगला जो होता है वो संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो कहता है कि ये प्राय असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य कहने का मतलब ये ठोस के तरह ही होता है, इसको आप फोर्स लगा करके इसकी जो आकृति है उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये संपीड्य हो सकता है, लेकिन ये फुल्ली संपीड्यता इसमें नहीं पाई जाती है। नंबर 4 जो पॉइंट आता है वो कहता है द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? ये ठोस पदार्थ से इसमें कम होता है, यानी कहने का मतलब कि ये जो द्रवनांक होते हैं द्रव्य में वो बहुत जल्दी से द्रवनांक में बदल जाते हैं, और गर्म करने पर ये क्या होते हैं जल्दी से पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। किंतु इसके जो क्वथन है वो कमरे के ताप पर अगर आप इसको उबालते हैं या क्वथन करते हैं तो उस समय इसका जो ताप हो जाएगा वो उच्च हो जाएगा। तो ये चीज़ था। अगला आता है तरलता, जिसको फ्लूइडिटी के नाम से जानते हैं। तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस जगह पे पानी को उड़ेलते हैं तो वो इस जगह तक आने की क्षमता को रखता है, यानी इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें एक फर्श से दूसरे फर्श पर आसानी से फैला दिया जा सकता है, तो ये इसमें तरलता पाई जाती है द्रव्य में। इसके और भी गुण हैं, जैसे कि विसरण। तो विसरण क्या होता है, अभी हमने पीछे भी समझाया था। इसमें क्या होता है, दो द्रव्यों में परस्पर मिश्रण की प्रवृत्ति तो होती है। कहने का मतलब है कि इसमें दो चीज़ों को आप आसानी से मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे स्याही और शहद को मिलाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें शहद कैसे स्याही में मिल रहा है। ठीक है, आगे ये भी आपको पता होगा और करना भी है कि ठोस के कणों का जो विसरण होगा, वो विसरण का जो वेग होगा वो ताप पर बढ़ता है। ठोस के कणों का विसरण का वेग किस पर बढ़ता है, वो उच्च ताप पर बढ़ता है। जैसे जैसे आप उसमें उच्च ताप देते जाइएगा वो हमेशा बढ़ते जाएगा। तो आप ये वाले पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट्स आता है वो ये कहता है कि ठोस द्रव और गैस सभी पदार्थ द्रव में विस्तृत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ठोस द्रव और गैस जो पदार्थ है वो सभी किस में विस्तृत हो जाता है या किस में वो विसरण हो जाता है। तो आपको याद रखना है द्रव में। किस चीज़ में? द्रव में। अगला आता है द्रवों का जमना, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ठोस का जो रूप है उसे परिवर्तन करके द्रव में किया जाता है, और द्रव का जमना ही क्या कहलाता है? द्रव का जमना कहलाता। ठोस के रूप में परिवर्तन ही द्रव का जमना होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास पानी है उसे आप बर्फ बना देते हैं, तो इस कंडीशन में जो पानी से बर्फ बनने की जो स्थिति हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव का जमना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट आता है बाष्पन, जिसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। तो वेपोरेशन क्या होता है कि जब आप किसी जल को गर्म कीजिएगा तो वो बाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, और बाष्प के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बाष्पन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि किसी द्रव के कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाष्पन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब बाष्पन तो हो रही है, लेकिन बाष्पन को प्रभावित करने वाले कुछ कुछ कारक भी होते हैं, जैसे द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रवृत्ति कैसी है, क्या वो क्षारक पानी है या क्या वो अम्लीय पानी है। तो इन चीज़ों पर भी वो निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है
कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका जो क्वथनांक होगा वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान जरूर से जरूर रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स पे। अगला जो हम लोगों का पॉइंट्स आता है वो कहता है द्रवों का ताप। द्रवों का ताप कहने का मतलब क्या है? द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उसका जो क्वथनांक हो या वाष्पन होगा वो उतना ही तीव्रता से होगा, उतना ही वो तेजी से करेगा। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि जिस पात्र में या जिस बर्तन में आप उसे उबाल रहे हैं उसका अगर पात्र ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चौड़ा रहेगा, तो उस समय द्रव का जो वाष्पन होगा और उतना ही तेजी से होगा जितना बड़ा आप वस्तु को रखेंगे या जितना बड़ा आप कंटेनर को लाएंगे। ठीक है, अब आता है वायु का वेग। वायु का वेग कहने का मतलब क्या है कि हवादार स्थान पर वायु का वेग अधिक रहता है और इस कंडीशन में द्रव का जो वाष्पन होगा इस जगह पे बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, आग अच्छे से जलेगा और इस कंडीशन में वहाँ पे जो वाष्पन है वो भी बहुत अच्छे तरीक़ा से होगा। अब अगला पॉइंट्स आता है जिसका नाम है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, जिसको हम DT भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आर्द्रता? तो ये वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है उसी की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्र वायु में जो द्रव का वाष्पन है वो बहुत कम होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस में वाष्पन बहुत कम होता है, तो आपको बताना है कि आर्द्र जो वायु है उसमें द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है। लेकिन अगर शुष्क वायु में पूछा जाए तो इसमें वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है, शीघ्रता से होता है। और यही कारण है कि जो भीगा हुआ कपड़ा है वो शुष्क वायु में शीघ्रता से सूखता है, जबकि आर्द्र वायु में वो सूखने के लिए अधिक समय लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूखता है जबकि आर्द्र वायु में उसे सूखने के लिए समय चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे कि आर्द्रता के कारण ऐसा होता है। अब वाष्पन से ठंडक भी फील होता है। जैसे आप गर्मी के दिन में कपड़ा पहनते हो, सूती वस्त्र पहनते हो, तो उससे आपको ठंडक फील होता है। कैसे ठंडक फील होता है? तो आपके शरीर का जो पसीना है उस कपड़े में प्रवेश करता है और फिर वो कपड़े जो है उस पसीना को क्या करता है? अपने सतह पर वाष्पन करता है और वाष्पन क्रिया के दौरान क्या करता है? वो ठंडक फील कराता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में एक मिट्टी के बर्तन को लेकर के समझाया गया है कि आप एक मिट्टी के बर्तन लीजिए, उसमें जो मिट्टी के बर्तन होता है उसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होता है और इसमें आप जल भर दीजिए। तो जैसे ही आप जल भरेंगे तो उसके जो कण है सुराही के बाहरी परत पे चल जाएगा, यानी पूरा जो घड़ा है वो भीग जाता है। ऐसा आप देखे भी होंगे। और जो कण है वो क्या होता है? उसके बाहरी सतह पर चलाता है और वाष्पन से ये जो कण है वो जल वाष्प के रूप में क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। जो गर्म रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं और वाष्पन की क्रिया के साथ ही आवश्यक जो ऊष्मा है वो जल से प्राप्त कर लेता है और इस कंडीशन से जो सुराही का जल होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाता है या ठंडक फील होता है। तो ये भी पॉइंट आप समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट्स है कि गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो इसका भी वही रीज़न है कि हमारा शरीर से जो निकलने वाला पसीना है वो क्या करता है? शरीर से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पित कर लेता है और उसके बाद जो सूती वस्त्र है वो जल का एक मतलब सूती वस्त्र जल को अच्छा से क्या करता है? पसीना को सोखता है। पसीना सोखने के बाद वो वाष्पीकरण का क्रिया करता है और वाष्पीकरण क्रिया के करने के साथ ही गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनने के लिए हम लोग आरामदेह मानते हैं, क्योंकि उससे ठंडक फील होता है। अगला जो पॉइंट आता है 9 पॉइंट, उसका नाम है क्वथन और क्वथनांक। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथन और क्वथनांक क्या होता है? तो सबसे पहले क्वथनांक को समझाया गया है कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस द्रव को हम लोग क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। समझ में आया? आपसे उबलना भी पूछा जा सकता है, क्वथन भी पूछा जा सकता है और क्वथनांक, तीनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है, ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं वाष्पन और क्वथन में अंतर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाष्पन क्या होता है? यह स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है और ये सभी तापों पर होती है। जबकि अगर हम
वाष्पन में। जबकि क्वथन की बात करें तो यह निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहता है। यह भी क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है, लेकिन ये निश्चित ताप नहीं, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, जबकि ये जो क्वथन है वो संपूर्ण द्रव में होता है। इसमें ठंडक की ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें ठंडक, क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना था, जो यहाँ पे हमने दिखाया। आप इस डिफरेंस को भी लिख सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो पदार्थ का गैसीय अवस्था आता है, जिसको द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसका जो अंतरा अणु का स्थान है या अंतरा अणु जो बल है वो दोनों डिफर होता है। इसमें अंतरा अणु बल बहुत कम होता है, लेकिन इसके अंदर जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि आप छोटे से गुब्बारे में उतना सारा हवा को भर सकते हैं, उतने सारे गैस को भर सकते हैं। अब गैसों के आइए कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आकृति और आयतन के रूप में। तो फर्स्ट कहता है कि जो गैस का आकृति होता है और न ही कोई आयतन होता है। यानी कहने का मतलब है कि गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही आयतन होता है। वो इधर उधर कहीं भी घूम सकता है या इधर उधर भी वो स्वतंत्र होता है। अगर इसकी घनत्व की बात करें तो ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। यानी ठोस से भी कम होता है और द्रव से भी इसका घनत्व बहुत कम होता है। अब द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक तो हमने आपको आगे की जो पॉइंट था उसमें समझा दिया है, तो आप समझ पाएंगे। हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से इसका द्रवणांक और क्वथनांक कम होता है। संपीड्यता की बात करें तो गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। यानी इसको आप खींच सकते हैं, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। इस पर आप बल लगाकर, प्रेशर लगाकर इसके जो दाब है उसको आप लगा करके इसके कणों को अधिक नज़दीक ले जा सकते हैं या इसके कणों को अधिक दूर ले जा सकते हैं। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि जो वायु है वो भी आपका संपीड्यता के नियम को फॉलो करता है, यानी उसमें भी संपीड्यता पाई जाती है। लेकिन अगर द्रव की बात करें जल की, तो ये आपका संपीड्य नहीं है। ठीक है। और आप लोग पढ़े भी होंगे एलपीजी, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग जान लीजिए कि एलपीजी को कंप्रेस करके ही सिलेंडर में डाला जाता है। उसी प्रकार से सीएनजी भी है, इसको भी कंप्रेस्ड करके ही डाला जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पे सीएनजी का नाम लिखा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट्स आता है वो कहता है 5 नंबर में ऊष्मा और ठंड का प्रभाव। यानी गैस पर ऊष्मा और ठंड का क्या प्रभाव होता है ये पूछा है आपसे। तो आप सभी को हम बता दें कि गर्म या ठंडा का प्रभाव गैस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर गैस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका जो वेग है वो बहुत तेज़ी से क्या करने लगता है, भागने लगता है या बढ़ने लगता है। लेकिन अगर इसके वेग को कम कर दिया, यदि इसको ठंडा कर दिया जाए तो इसका आयतन घट जाता है। ठीक है, इसका आयतन घट जाता है। गैसों का विसरण, आइए अब गैसों का विसरण को जानते हैं। गैसों का विसरण क्या होता है, तो इसमें बहुत तेजी से इसके जो कण होते हैं वो गमन तो करते ही हैं और इनके बीच जो अंतराणु का स्थान है वो बहुत अधिक होता है। अब विसरण का मतलब क्या होता है, तो घनत्व के अंतर रहते हुए गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसे हम लोग गैसों का विसरण कहते हैं। देखिए, गैसों का विसरण और खाली विसरण में डिफरेंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। और यही रीज़न है कि जब इत्र की एक बोतल को किसी कमरे में खोल दिया जाता है तो वो चारों ओर फैल जाती है और इसका सुगंध पूरे जिस स्थान पे खोला जाए उसके अगल बगल तक पहुंच जाता है। रसोई घर में भोजन का भी पकना एक गैसों का विसरण के कारण ही होता है। अब अगला पॉइंट्स आता है गैसों का संघनन। गैसों का संघनन क्या है, तो गैसों का संघनन कहने का मतलब है कि इसके जो गैसीय रूप है उसको द्रव रूप में परिवर्तन करना संघनन कहलाता है। जैसे कि आप गैस सिलेंडर में देख पा रहे होंगे तो उसमें जो भरा जाता है वो द्रव अवस्था को ही भरा जाता है गैस के रूप को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट्स आता है उसे यहाँ पे नाम दिया गया है गैस का दाब, यानी प्रेशर ऑफ गैस।
तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? तो ये बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों के द्वारा जो आरोपित बल होता है उसी को गैस का दाब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस का दाब बोलते हैं। बर्तन की जो भी दीवार रहेगा उस पर जो भी वो क्षेत्रफल लगाएगा, क्षेत्रफल के साथ उस पर बल लगाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसों का दाब बोलते हैं। ठीक है। और गैस दाब की जो एसआई मात्रक होती है वो पास्कल होती है, पीएसआई से सूचित किया जाता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। तो ये चीज़ को आप न भी रटेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक एक दूसरे में कैसे परिवर्तन होता है। तो अभी हमने आपको उधर समझाया था कि ठोस पदार्थ को आप द्रव में ला सकते हैं और द्रव को गैस में ला सकते हैं, और फिर से गैस को आप द्रव में ला सकते हैं और द्रव को फिर से आप ठोस में ला सकते हैं। ये तीनों प्रक्रिया इस पे फॉलो करता है। ठीक है। तो आप इन सारे चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साधारण जल को कितना डिग्री पर ठोस के रूप में बदला जाएगा, तो आपको यहाँ पे बताना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ में बदल जाता है। और जब इसे बर्फ से हम लोग वाष्प के रूप में या जल के रूप में चाहिए तो हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो ये जल वाष्प या गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको कवर करा दी हमने, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है वो वायुमंडलीय दाब को लेकर के आता है, या कह सकते हैं द्रवनांक। द्रवनांक क्या होता है? उधर हमने आपको बताया था कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे हम लोग ठोस का द्रवनांक कहते हैं। ध्यान रखना, कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदलना स्टार्ट कर देता है उसको हम लोग द्रवनांक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो आपको यह आना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और बर्फ के द्रवण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 3.347 गुने 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्वथनांक आता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है उसको हम लोग द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, इसको आप खुद से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जल्दी। ठीक है। अब अगला आता है संघनन या द्रवीकरण। तो हमने आपको ऊपर भी बताया था कि कोई पदार्थ को आप गैस की अवस्था से द्रव में जब आप चेंज करेंगे तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। द्रव का जमना क्या होता है? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब पहले वो पानी था, उसके बाद अब बर्फ बन गया। तो इस कंडीशन में जो होता है उसको हम लोग द्रव का हिमांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में द्रव का जो जमना है उसी को हम लोग द्रव का जमना या द्रवीकरण द्रव का जमना कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करिएगा। ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि T डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 प्लस T इंटू के, यानी इधर डिग्री सेल्सियस है और इधर आपका केल्विन में बदल जाएगा जब इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ा कि 273 प्लस 1.5 में हम अगर 10 डिग्री को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 283.15, ये आपका केल्विन हो जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब आगे के पॉइंट्स बचा है थोड़ा सा, जिसमें कहा है कि आप गर्मी के दिनों में काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। ये क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। तो देखिए, काली वस्तुएं ऊष्मा का शोषण और शोषण जो है वो अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। यानी जो भी काली वस्तु रहेगा वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा, और इसी वजह से हम लोग गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े का पोशाक बनाते हैं,
काले कपड़े का नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्यों, तो इसका मतलब यह है कि ये ऊर्जा का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है। अगला पॉइंट्स है वो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है, जो पदार्थ की चौथा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कि पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया गया, प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था 3 अवस्थाओं से अलग है, ठोस द्रव गैस से अलग है, और इसे पदार्थ का चतुर्थ अवस्था के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मा के कारण ही जो प्रदीप्त ट्यूब होते हैं, नियॉन संकेत वाले बल्ब होते हैं, यहाँ तक कि सूर्य और तारे होते हैं, ये सभी के सभी चमकीले दिखाई देते हैं। ये प्लाज्मा का ही कारण है। ठीक है, एक और आता है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो ये पदार्थ की 5वां अवस्था है, और इसे विज्ञानवेत्ता सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर 5वीं अवस्था के अवधारणा को प्रस्तुत किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक जो आइंस्टीन था, इसने भी पदार्थ की इस अवस्था का संभावना का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन बाद में 3 वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस अवस्था को प्रस्तुत किया और सफलता पाई। तो ये चीज़ है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे सिर्फ यही पूछा जाता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप 3 भी बता सकते हैं, 5 भी बता सकते हैं। अगर ऑप्शन वाला 3 और 5 है तो आप 5 में क्लिक करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय और अपने सुझाव को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।